जय श्री राधे फ्रेंड्स। तुमने कहा काल ने तुम्हारे भाई को उठा लिया तो अब तक तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा भाई जिंदा हुआ। कितने बेवकूफ हो तुम। अगर उसे काल ने उठाया तो वह अब तक खत्म हो चुका होगा। अब तक तो उसे मरे सालों गुजर चुके होंगे। उस आदमी की बात सुनकर दर्श का चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने हाथ में पड़ी तस्वीर को कस के पकड़ लेता है और फिर सामने वाले को देखते उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो जाती है। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ वो मरा नहीं होगा। तुम्हारे काल ने उसे कहीं छुपा कर रखा होगा। नीचे पड़ा आदमी फिर जोर जोर से हंसता और कहता है, लोगों को किडनैप करना, उनसे अपना काम निकलवाना, और जब वे किसी काम के नहीं रहते उन्हें खत्म कर देना, ये तो काल का ही काम है। तो तुम्हारे भाई में ऐसा क्या खास है जो अब तक वो जिंदा होगा? मर चुका है वो। जब से जब उसे लेकर आए थे तो अपना काम निकलवाने के बाद उसे खत्म कर दिया गया। बिल्कुल उन लोगों की तरह जो काल के किसी काम के नहीं रहते, उन्हें खत्म ही कर दिया जाता है। यही काल का स्वभाव है, यही उसका काम है। तभी अचानक उस आदमी के हाथ पर बंधी हुई घड़ी में जोर जोर से रेड लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और एक अलार्म सा बजना शुरू हो जाता है। अचानक वह आदमी जब देखता है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी गूंज उठती है। दर्श दर्श कंफ्यूज था। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। अपने भाई के बारे में यह सब बातें सुनकर वह पहले ही सोच समझने की शक्ति खो चुका था, हालत में नहीं था। ऊपर से इस आदमी का पागलों की तरह हंसना उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। तभी जोर की तेज आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। दर्श पलटकर देखता है तो वहां पर खड़े आदमी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह आदमी तेज स्पीड से दर्श की तरफ भागता हुआ आता है। दर्श अपनी गन उठाकर उस पर तान देता है, लेकिन वह फायर करे उससे पहले ही वह आदमी लात मारकर उसके हाथ की गन को दूर फेंक देता है और फिर पीछे से उसके कॉलर को पकड़कर उसके साथ कांच की खिड़की की तरफ भागता है और फिर छलांग लगा देता है। कांच का शीशा टूट जाता है और दोनों गोदाम से बाहर ढलान पर लुढ़कते हुए जाते हैं और अगले ही पल तेज धमाके की आवाज से पूरा गोडाउन ब्लास्ट हो जाता है। दर्श जमीन पर पड़ा हुआ था। वह जैसे ही होश में आकर गोदाम की तरफ देखता है, उसकी आंखें एकदम से फट जाती हैं। वह हैरानी से देख रहा था। यह ब्लास्ट यह ब्लास्ट किसने किया? वह क्या वह इमरजेंसी अलार्म इसी ब्लास्ट के लिए था? उसने अपना सलाइवा गटक लिया। तभी पीछे से कोल्ड आवाज सुनाई दी, तुम ठीक हो? उसने पलटकर देखा तो एक हाथ उसके सामने आया। कुछ देर जाने के बाद दर्श उस हाथ को पकड़ लेता है और जमीन से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें कबीर डोगरा की ठंडी आंखों से टकराती हैं। आज पहली बार कबीर डोगरा के सामने फेस टू फेस खड़े होकर दर्श को ऐसा लग रहा था जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। उसने कबीर डोगरा को तस्वीरों में, टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा था और उसकी इन्फॉर्मेशन से उसे पता चला था कि वह एक बहुत बड़े लेवल का माफिया है। लेकिन पिछले कई सालों से माफिया की दुनिया से उनके कनेक्शन लगभग गायब हो चुके हैं। पर कोई नहीं जानता था कि कबीर डोबरा अब भी माफिया की दुनिया से कनेक्ट है। वह कभी गायब हुआ ही नहीं था। बस उसने अपने कनेक्शन को इनविजिबल कर दिया था ताकि अपनी फैमिली को माफिया की काली दुनिया से प्रोटेक्ट कर सके। गौतम और कुछ कमांडोज तुरंत भागते हुए वहां पर आते हैं। गौतम कबीर डोगरा से बोलता है, यू ओके बॉस? उसके बाद उसने दर्श की तरफ देखकर कहा, तुम ठीक हो बच्चे? दर्श ने बस हल्का सा अपना सर हिला दिया। बहुत दूर एक बड़ी सी काली गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी के बाहर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था, जिसके बटन को प्रेस करते ही पूरा गोडाउन ब्लास्ट हो गया था। हाथ में टेलीस्कोप के साथ वह गोडाउन को जलते हुए देख रहा था। तभी उसे अपनी डन हाथों में टेलीस्कोप और रिमोट कंट्रोल लेकर खड़े हुए आदमी की गर्दन पर वीडी का टैटू बना हुआ था। वह कोई और नहीं, विध्वंस था, काल का खास राइट हैंड। पलटकर देखा तो उसका बॉस काल गाड़ी के बोनट पर बैठा, हाथ में आईपैड के साथ हमेशा की तरह कैंडी क्रश खेल रहा था। धमाके की आवाज से भी उसके चेहरे में कोई हलचल नहीं हुई। उसने अपने चेहरे का पूरा काला मास्क लगाया हुआ था। उसका चेहरा कहीं से जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा था। विध्वंस चलता हुआ काल के पास आया और बोला, डोगरा इज हियर, वी नीड टू लीव नाउ।
काल के होठों पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई और आईपैड से नजरें उठाकर उसने जलते हुए गोडाउन की तरफ देखा और फिर उसने हल्का सा सर हिलाकर कहा, ऑल राइट लेट्स गो। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक और होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। कबीर डोगरा, बहुत जल्दी ही आमने सामने मिलेंगे, तुम्हें बहुत हिसाब चुकाना है मेरा। उसके बाद काल और विध्वंस वहां से चले जाते हैं। कबीर डोगरा अपनी गाड़ी से पीठ लगाकर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई महंगे ब्रांड की एक्सपेंसिव सिगरेट थी। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे, एक लंबा सा घुटनों तक आता हुआ कोट। कबीर गौतम के पास पहुंचकर बोला, मैंने लड़कियों को अस्पताल पहुंचा दिया है और उनके कुछ आदमी हमारे हाथ लगे हैं। मैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। डोगरा ने हवा में हाथ हिलाते हुए बोला, जरूरत नहीं है इस चीज की, खत्म कर दो उन्हें। वैसे भी ऐसे लोगों को अपने बॉस के बारे में कुछ पता नहीं होता, यह सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली होते हैं। जिसे पता था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है ब्लास्ट में, यह जरूर काल का ही काम होगा। उसे ऑलरेडी पता चल चुका है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में, वह अपने पिछले कोई सबूत नहीं छोड़ता है। क्लेवर फॉक्स, एक लंबे वक्त के बाद अंडरवर्ल्ड में कोई टक्कर का मिला है, दैट्स इम्प्रेसिव। दर्श चलकर कबीर डोगरा के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। कबीर अपनी आंखों की पुतली को घुमाकर एक नजर दर्श पर डालता है। दर्श अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, कबीर से कुछ कदमों की दूरी पर, लेकिन कबीर का ठंडा ऑरा और उसके रोंगटे खड़े कर रहे थे। चेहरे से यह आदमी चिल जरूर लग रहा था, लेकिन इसका ऑरा बता रहा था कि ये कितना खतरनाक है। फिर भी वह चुपचाप खड़ा हुआ सिगरेट के कश लगाता रहा। दर्श कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान जैसे खुल ही नहीं रही थी। तो कबीर के शब्दों ने उसके लिए आसान कर दिया, स्पिट इट आउट बॉय। दर्श एक गहरी सांस लेकर बोला, जान बचाने के लिए थैंक यू मिस्टर डोगरा। आपको कहते कैसे पता चला कि यहाँ पर? यह सुनकर कबीर हल्का सा हंस देता है। उसे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और दर्श समझ गया, माफिया की दुनिया में कोई भी चीज भला कबीर डोगरा से छुपकर कैसे रह सकती है। कबीर ने सिर्फ इतना कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कबीर की बात काफी इम्प्रेसिव थी कि वह हमेशा पॉइंट पर ही रहता था। 10 कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कबीर डोगरा से बोला, मदद, मुझे आपकी मदद चाहिए। कबीर डोगरा उसकी तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं। दर्श ने आगे बोला, आज से 14-15 साल पहले मेरे भाई को काल के आदमियों ने उठा लिया था। उसका नाम कार्तिक है। उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं बस उस तक पहुंचना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ, क्या किया है उन लोगों ने। कबीर हाथ में फोन को गोल गोल घुमाते हुए बोला, हे बच्चे हे बच्चे, इतने में तो जमीन में दफनाए हुआ। और तुम इतना श्योर कैसे हो कि जिस भाई को तुम ढूंढ रहे हो वो अब तक जिंदा है? 14-15 साल बहुत ज्यादा होते हैं, शरीर की हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाती हैं। दर्श ने कबीर से पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि वह अभी तक जिंदा है या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर वह जिंदा है तो उसे वापस लाना चाहता हूँ, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके गुनहगारों को सजा देना चाहता हूँ। कबीर तिरछा सा मुस्कुरा दिया। उसे इस लड़के की आंखों में जुनून की एक आग नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी जवानी के दिनों में उसकी आंखों में होती थी, जब उसे अपने माता पिता के गुनहगारों को खत्म करना था, आयाना के पेरेंट्स के गुनहगारों को खत्म करना था। उसने हल्का सा अपना सर हिलाया और उसके बाद वह गाड़ी में बैठ गया। गौतम भी तुरंत गाड़ी के बैठा और फिर कबीर की गाड़ी वहां से चली गई। थोड़ी देर में दर्श घर पहुंचता है, काफी थका हुआ लग रहा था। अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए वह हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में चोट लगने की वजह से खून निकल रहा था, जो शर्ट पर जरा लग गया था, लेकिन दर्श का इस चीज पर कोई भी ध्यान नहीं था। अगले ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वह अपना हल्का सा सर उठाकर हल्की सी गर्दन को तिरछा करके देखता है तो पर्ल वहां पर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह आगे आई और उसने पानी के गिलास को टेबल पर रख दिया। दर्श ग्लास उठाता है और पानी पीने लगता है। तभी पर्ल की नज़र उसकी शर्ट पर पड़े हुए खून की तरफ गई और उसकी आंखें एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। खून! अचानक दर्श के कंधे पर खून देखकर पर्ल की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग तो बिल्कुल ही उड़ गया था। खून देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन दर्श
दर्श के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन में खास बदलाव नहीं हुआ था। पानी पीने के बाद उसने ग्लास वापस रख दिया और शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने पर्ल की तरफ देखते हुए कहा, इतना डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, वहाँ सामने वाले ड्रॉर में रखा है। पर्ल तुरंत अपना सर हिलाती है और भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। वह उसे टेबल पर रख देती है। तब तक दर्श अपनी शर्ट भी निकाल चुका था। उसकी शर्ट निकालने के बाद उसकी मस्कुलर बॉडी पर्ल की आंखों के सामने आती है। वैसे तो उसकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग थी, कोई एक बार देखे तो अपनी नजर ना हटा पाए, लेकिन फिलहाल पर्ल की नजरें उसके कंधे पर थी। दर्श के कंधे पर चोट लगी थी और खून निकल रहा था, जिस वजह से पर्ल के चेहरे पर भी टेंशन के भाव दिखाई दे रहे थे। दर्श पर्ल की तरफ देखता है और उसे आगे आने का इशारा करता है। अचानक उसके बुलाने पर पर्ल थोड़ा हिचकिचाने लगती है, पर फिर हिम्मत करके वह आगे बढ़ती है। दर्श दर्श उसका हाथ पकड़ता है और एकदम से उसे अपनी बाहों में खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अचानक उसकी इस हरकत से पर्ल की आंखें बड़ी हो गई और उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। दर्श ने अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट रखा था। उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रहे थे, लेकिन आंखों में एक बेचारापन और एक हेल्पलेसनेस के साथ दर्श पर्ल को देखते हुए बोला, इट हर्ट्स, हेल्प मी। पर्ल दर्श की बातों का मतलब समझ जाती है। अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाकर वह कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठी रही और फिर हिम्मत करके दवाई उठाई। सबसे पहले उसने दर्श के जख्म को एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ क्लीन किया। उसके बाद वह उस पर दवाई लगाने लगी। जो दर्श उसे बता रहा था वह कर रही थी। फिर उसने दर्श के कंधे पर पट्टी कर दी। सारा काम खत्म करने के बाद वह awkward होकर दर्श को देखती है। उसे लगा शायद अब वह उसे अपनी बाहों से आज़ाद करेगा, लेकिन दर्श ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसे और भी ज़्यादा करीब किया और उसे बाहों में समेटकर उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लिया। इस वक्त जब पर्ल को दर्श की स्किन टू स्किन टच हुआ, तो उसे महसूस हुआ कि काफ़ी वक्त से उसे अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्श के शरीर से बहुत हीट निकल रही है। पर अब फाइनली अब उसके चेहरे ने पर्ल की गर्दन को टच किया तो उसे महसूस हुआ और वो बोली, आपको बहुत तेज बुखार है। दर्श को बहुत ज्यादा तेज बुखार था, शायद चोट लगने की वजह से। उसने कुछ नहीं कहा, बस पर्ल को अपनी बाहों में पकड़कर बैठा रहा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर ली। जब वह कुछ नहीं बोला तो पर्ल हिम्मत करके उसके कंधे को जरा सा टच करती है। आपको बुखार है। पर्ल गोद से खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द उसे कस के पकड़े रहता है और खड़ा होने नहीं देता। डोंट गो, डोंट मूव, स्टिल लाइक दिस। पर्ल अपना सलाइवा गटक लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ देर तक वह इसी तरह बैठी रही और दर्श भी इसी तरह उसे पकड़ के बैठा रहा। फाइनली वह अपने चेहरे को थोड़ा सा पीछे करता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पता नहीं पर्ल ने यह सही नोट किया था या नहीं, लेकिन दर्श की आंखें जरा सी नम थी। वह थोड़ा डाउन लग रहा था, शायद उसे बुखार है, इसलिए इस बात पर पर्ल ने ज्यादा माइंड खर्च नहीं किया और दर्श से कहा, मैं आपको दवाई देती हूँ, आपको बुखार है। दर्श ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस हल्का सा अपना सर हिलाकर उसकी आंखों में देखता रहा। पर्ल ने मेडिसिन लेने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसमें बहुत सारी दवाइयाँ थी। उसे नहीं पता था कि इसमें बुखार की दवाई कौन सी है। जब वह सारी दवाइयाँ देख रही थी तो उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वह नहीं जान पा रही थी कि उसे कौन सी दवाई दर्श को देनी चाहिए। दर्श ने उनमें से एक दवाई के पत्ते को उठाते हुए कहा, दिस वन। पर्ल ने तुरंत उसमें से एक गोली निकाली और पानी के गिलास के साथ दर्श को दे दी। दर्श ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, जैसे वह चाहता हो कि पर्ल खुद अपने हाथों से उस दवाई खिलाए। इशारे को समझते हुए पर्ल ने तुरंत बस चुपचाप उसके मुंह में दवाई रख दी और फिर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। उसके बाद पर्ल ने दर्श को देखते हुए कहा, आपको थोड़ी देर सो जाना चाहिए, दवाइयाँ अच्छे से वर्क करेंगी। दर्श हल्का सा सर हिलाता है और कहता है, चलो कमरे में चलते हैं। दर्श पर्ल को अपनी बाहों में उठा लेता है। पर्ल की आंखें एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। वह हकलाते हुए बोली, मम मैं खुद चल सकती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी चोट
लेकिन दर्श उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्ल आगे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह जानती थी कि वह इस आदमी से कोई बहस नहीं कर सकती। कमरे में ले जाने के बाद दर्श ने पर्ल को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और फिर खुद उसके बगल में लेट गया। पर्ल को काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। दर्श उसे देखे जा रहा था, बस देखे ही जा रहा था। पर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों क्यों दर्श देखे जा रहा है उसे। दर्श धीरे से उसके करीब आता है, पर्ल उसकी तरफ देखती है। अचानक उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाने से पर्ल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह बोलने की कोशिश करती है, आपकी तबीयत, इतना बोलती है कि दर्श उसे बाहों में लेकर उसके होठों पे अपने होठों को रख देता है। पर्ल के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। दर्श उसे किस करता है, हमेशा की तरह बहुत ज्यादा पैशनेट तो नहीं था, लेकिन सांसों को रोक देने के लिए बहुत ज्यादा काफी था। कुछ सेकंड बाद दर्श का चेहरा पर्ल की गर्दन में था और वह लगातार कुछ शब्द दोहरा रहा था, बहुत धीमी आवाज में, जिन्हें पर्ल भी बहुत मुश्किल से सुन पा रही थी, लेकिन सुनकर हैरान हो गई थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसने गहरी नींद में जाने से पहले कम से कम 7 से 8 बार ये शब्द दोहराए। फाइनली वह पर्ल को अपनी बाहों में भरकर उसकी खुशबू को इनहेल करता हुआ गहरी नींद में समा गया। पर्ल को दर्श का बिहेवियर जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। यह आदमी बहुत अजीब, बहुत मिस्टीरियस था और पर्ल उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में ऐसे ही पड़े रहने के बाद वह फाइनली, उसे भी नींद आ गई। वह भी दर्श की बाहों में सो गई। ठाकुर मैंशन के किचन में बवाल मचा हुआ था। उजल का दिमाग घूम गया था, उसका सिर फटने को आ रहा था। किचन में सब्जियां हर जगह पर बिखरी पड़ी थी, आटा भी लगभग बिखर गया था, चावल भी फैल गए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे करे और क्या करे। उसने अपनी पूरी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल खाना बनाया था। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल बनाना नहीं आता था, लेकिन इस वक्त वह इतना नर्वस महसूस कर रही थी कि उसके हाथ से सारे काम बिगड़ते जा रहे थे। पास खड़े नौकर भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर वह ओझल की तरफ देखते हैं। अगर ओझल ने आज टास्क कंप्लीट नहीं किया तो अरमान को खुश नहीं किया, तो वह उसकी केयरटेकर बनकर इस घर में नहीं रह पाएगी। उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा। और अगर गलती से भी अभिनव ठाकुर को उसके असली इरादों का पता लग गया, तो वह यहाँ से सीक्रेट स्पाई बनकर आई है, तो वह तो वैसे भी उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अगर वह यहाँ से बचकर भाग गई तो बाहर भी वो लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे जिन्होंने उसे हायर किया है। फिलहाल उसका कंसर्न इन सबसे ज्यादा इस चीज पर था कि वह ऐसा क्या बनाए कि अरमान को पसंद आ जाए। तभी अरमान वहां खेलता हुआ आया। जब उसने किचन की तरफ देखा तो उसकी नजर उस नई लड़की पर गई जो उसकी केयर टेकर बनकर आई थी, यानी कि ओझल। ओझल को देखकर अरमान की आंखें सिकुड़ गई। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट उसे कोई भी पसंद नहीं जो उसका केयरटेकर बनकर इस घर में आया। उसके पिछले कुछ केयरटेकर बहुत कंट्रोलिंग और बहुत घटिया थे, इसलिए वह अरमान को बहुत ज्यादा नफरत है इन लोगों से। वह चलकर किचन की तरफ आया। ओझल की नजर अरमान पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी। अरमान की जलती हुई आंखें उसी पर टिकी हुई थी और ओझल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आग निकलकर उसकी बॉडी को जला रही है। 5 साल का पिद्दी सा बच्चा उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा डालेगा। हद है यार, ओझल ने मन में सोचा। ये अमीर घरों के बच्चों के मैनर्स क्यों नहीं होते इनमें, या फिर इनके बाप ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है इस पिद्दी को। अरमान तिरछा सा मुस्कुराकर बोला, तुम चाहे जमीन आसमान ही क्यों ना एक कर दो, तुम चाहे कुछ भी बना लो, मुझे वह पसंद नहीं आने वाला। तो अच्छा यही है कि हार मानकर यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। अरमान की बात सुनकर ओझल अपनी आईब्रोज को खींच कर लेती है। वह अरमान बिना उसकी तरफ देखे वहां से चला जाता है। अपने दांत पीसते हुए ओझल अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी सांस लेती है। आरुष एक बड़े से होटल से बाहर निकलता है। उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था, आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे, हाथों में बहुत ही महंगी और ब्रांडेड वॉच थी। उसका असिस्टेंट संजय उसके साथ साथ चल रहा था। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे।
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज हमने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है। मिस्टर टोगरा यह सुनकर आप पर काफ़ी प्राउड फील करेंगे। यह सुनकर आरुष एक हेल्पलेस सांस छोड़ते हुए बोला, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, उन्हें मुझ पर कभी प्राउड नहीं होता। उनके लिए उनका है ना वह सो कॉल्ड संस्कारी बेटा सिद्धार्थ, उन्हें प्राउड फील करवाने के लिए। इसके आगे संजय कुछ नहीं बोलता। आरुष भी चुपचाप एंट्रेंस की तरफ जाता है। संजय वहां से निकल जाता है और आरुष अपनी गाड़ी के पास जाता है। वह देखता है कि उसका ड्राइवर फिर से गाड़ी के आसपास नहीं है। ऑफिस स्टेशन में वह अपना माथा रगड़ने लगता है और तुरंत अपना फोन निकालता है और ड्राइवर को कॉल करता है। कहाँ हो तुम? कितनी बार कहा है तुम्हें गाड़ी के पास रहा करो। दूसरी तरफ से ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे अर्जेंटली घर के लिए निकलना पड़ा। मेरी बीवी और बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था लेकिन आपने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। आरुष फ्रस्ट्रेट होकर बोला, फिर से तुम बिना बताए घर भाग गए। अगर अपने बीवी बच्चे की इतनी ही फिक्र है तो वहीं उनके पास रहो, दोबारा यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। ड्राइवर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और तुरंत कहता है, सर 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 नहीं, प्लीज सर। लेकिन आरुष ज्यादा नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। ब्लडी फूल, जब देखो घर भाग जाता है। समझ में नहीं आता ये मेरा मालिक है या मैं इसका मालिक हूँ, पूछना तक जरूरी नहीं समझता। आरुष काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। उसे घर जाना था। उसे अभी जो डील क्रैक की है उससे रिलेटेड कुछ तैयारी करनी थी और इस डील के चक्कर में वह कुछ दिनों से बिल्कुल भी शांति से सो नहीं पाया था, तो काफी टायर्ड भी फील कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वह घर जाकर आराम से रेस्ट करेगा, लेकिन यह ड्राइवर का बच्चा हमेशा बिना बताए भाग जाता है। पता नहीं खुद को समझता क्या है। आरुष को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, वह था कैब बुक करने का। और ज्यादा ना सोचते हुए उसने तुरंत अपना फोन उठाया, जल्दी से अपने लिए उबर कैब बुक की और फिर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। उस कैब को देखकर आरुष समझ जाता है कि यह उसी के लिए आई है और फटाफट से उसके अंदर पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपना ओटीपी बोल देता है। कैब में बैठा हुआ ड्राइवर जब आरुष की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती है, क्योंकि वह कोई और नहीं, जीनत थी। और आरुष को अपनी आंखों के सामने देखकर वह हैरान थी। आरुष ने भी लेजी लेजी होकर सीट पर पीठ लगाकर आराम से गर्दन टिकाकर लेटे हुए ड्राइवर की तरफ देखा, तो एकदम से वह भी स्ट्रेट होकर बैठ गया और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। वह एकदम से चिल्ला पड़ा, तुम? जीनत ने तुरंत अपनी मूछों को थोड़ा ठीक सेट किया और ऑकवर्ड होकर सीधी होकर बैठ गई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की। वह इस वक्त आदमी के भेष में थी, लेकिन उसे देखकर आरुष उसे तुरंत पहचान गया था। लेकिन उसने कहा, तुम वही हो ना जो उस दिन मिले थे? और मेरे ड्राइवर ने बताया कि तुम दूसरी बार जब मेरे लिए कैब बुक की थी तो तुम ही मुझे घर छोड़ने आए थे ना? ऑफ कोर्स। वह दिन जीनत कैसे भूल सकती है? उस दिन इस कमीने ने उसे किस किया था। इनफैक्ट उसका एक लॉकेट भी उसी आदमी के घर में छूट गया था। जीनत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वह भी थोड़ी भारी मर्दाना सी आवाज में, जी सर, मैं वही था जो आपको नशे की हालत में आपके घर छोड़कर आया था। आरुष अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है और हल्का सा सर हिला देता है। कुछ देर तक वह चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा और जीनत को बहुत गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे यह ड्राइवर काफी अलग लग रहा था, काफी अजीब सा। उसके हाथ भी कितने पतले पतले हैं, बिल्कुल किसी लड़की की तरह। अब जीनत ने आरुष को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई। इस कमीने ने क्लब के प्राइवेट रूम में ऑलमोस्ट इसकी इज्जत लूट ही ली थी। अगर वह भागती नहीं तो पता नहीं क्या कर देता कमीना कहीं का। यह सोचकर ही उसके हाथों की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन वह अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन को मेंटेन रखती है। आरुष जीनत से बोला, तुम कुछ अजीब हो। अचानक उसकी बात सुनकर जीनत की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपनी टोपी को ठीक किया, अपनी मूछों पर भी थोड़ा हाथ मारा, कहीं इनका ग्लू तो नहीं निकल गया। जीनत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मर्दाना आवाज में पूछा, क्या मतलब है सर आपका? क्या मतलब है कि मैं अजीब हूँ? आरुष सोच में पड़ जाता है। पता नहीं वह सही सोच रहा है या गलत। पता नहीं वो क्या सोच रहा है, वो खुद भी श्योर नहीं था। पर सच में यह ड्राइवर कुछ तो अजीब था। उसने कहा, तुम्हारे हाथ बिल्कुल लड़कियों के जैसे हैं और तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ
वह अपने सर को हल्का-सा खुजाने लगता है। जीनत की आँखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती हैं। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं एक लड़की हूँ? वह बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील कर रही थी, लेकिन किसी तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखा और आदमी की आवाज़ में बोली, जी सर, वो बचपन से ही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी का विकास थोड़ा ठीक से नहीं हुआ, न्यूट्रिशंस की कमी की। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ बड़ी मुश्किल से ही खाने को कुछ मिल पाता है। कुपोषण की वजह से बच्चों के शरीर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए। वही मेरे साथ भी हुआ और बचपन में माँ बाबूजी ने पोलियो की बूंद भी नहीं पिलाई थी, तो थोड़ा इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। उम्मीद कर रही थी कि इतना एक्सक्यूज काफी होगा। सरप्राइजिंगली आरुष आगे कुछ नहीं बोलता और हल्का सा अपना सर हिला देता है। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जीनत ने जवाब दिया, जी मेरा नाम शंभू है। और उसने कहा, बढ़िया नाम है शंभू। उस दिन के लिए थैंक यू जब तुमने मुझे नशे में घर छोड़ा था। शंभू, यू आर रियली अ गुड पर्सन। जीनत थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा दी और मर्दाना आवाज में बोली, इसमें थैंक यू क्या है सर, ये तो हमारा काम है और आप के ड्राइवर ने मुझे आपके घर छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पे किया था, तो जिस काम के मुझे पैसे मिलते हैं वह काम तो मैं पूरी ईमानदारी से ही करूँगी। तभी जीनत ने तुरंत रियलाइज़ होता है कि वह फटाक से अपने आप को करेक्ट करती है, आई मीन करूँगा। बाद में वह अपने मन में इरिटेट होकर बोली, जिस दिन इस कमीने ठरकी आदमी ने मुझे किस किया था, बेशर्म कहीं का कमीना। एक तो मेरा लॉकेट भी इसके घर पर छूट गया। एक मिनट, आज बहुत अच्छा बहाना है इसके घर जाने का। कोशिश करती हूँ कि आज मैं किसी तरह से इसके घर जाकर अपना वह लॉकेट वापस पा सकूं। आरुष आराम से सीट पर अपना सर लगाकर लेट जाता है। कुछ सेकंड तक लेटे रहने के बाद वह गाना चलता है। अचानक जब गाड़ी में गाना चलने लगता है तो जीनत कंफ्यूज होकर पूछती है, आपको तो गाने पसंद नहीं थे? फिर अचानक आरुष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे गाने पसंद नहीं, बस उस दिन मूड ठीक नहीं था इसलिए। वैसे सॉरी उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें डांट दिया था। वैसे बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? जीनत ने जवाब दिया, अरे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और उस दिन आपने मुझे टिप भी तो दी थी। आरुष कुछ ज्यादा ना बोलते हुए बस हल्का सा स्माइल देता है और उसके बाद बाहर की तरफ देखने लगता है। बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। ज्यादा बारिश होने के कारण अचानक गाड़ी के शीशे पर पानी की बूंद लगती है। अंधेरा और ऊपर से बारिश, रास्ता दिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आरुष ने अचानक थोड़ी नर्वसनेस से भरी आवाज में कहा, गाड़ी को थोड़ा कम स्पीड पर चलाओ, कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा स्लो चलाओ। अचानक आरुष की आवाज में जीनत डर और नर्वसनेस महसूस कर रही थी। उसने कहा, अरे डोंट वरी सर, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। हमने बारिश में बहुत गाड़ियां चलाई हैं, कुछ नहीं होगा। पर फिर भी प्लीज स्पीड को थोड़ा कम कर लो। जीनत तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए स्पीड को कम कर लेती है। आरुष थोड़ा राहत की सांस लेकर लेटा रहता है। जो कुछ भी अतीत में हुआ था, वह एक्सीडेंट, कियारा की मौत, और वह अब तक उसी चीज से उभर नहीं पाया था। अब तक उसका दिल वहीं पर अटका हुआ है। कभी वह गाड़ी चलाने का इतना शौकीन हुआ करता था। वह एक अमेजिंग रेसर था, लेकिन उस दिन के बाद तो उसने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाना तक ही छोड़ दिया और खुद के लिए पर्सनल ड्राइवर रख लिया। उस हादसे की यादें अब तक उसके दिमाग में ताजा है। तभी गाड़ी में एक रोमांटिक सा गाना बजने लगता है। आरुष चुपचाप लेटा हुआ बाहर बारिश की तरफ देखता है। रोमांटिक गाने को सुनते हुए जब वह हल्का सा अपनी आंख बंद करता है तो उसे कियारा का मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वह बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश। उसकी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें दुनिया की सबसे प्यारी, नशीली और चमकदार आंखें थी। वह दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की थी। आज तक उन आंखों जैसी आंखें नहीं मिली, उस मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट नहीं मिली। आज तक उसे कभी ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो कियारा जैसी हो। बेशक उसने सिद्धार्थ और कियारा के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, पर वह सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसने उसकी सलामती और खुशियां ही मांगी थी। सिद्धार्थ से भी उसने सिर्फ इतना ही मांगा था कि
वह हर कीमत पर कियारा को प्रोटेक्ट करेगा, उसे खुश रखेगा। पर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और कियारा चली गई। इस चीज के लिए वह उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। आरुष की आंखें बंद थी और अचानक ही उसका दिल में थोड़ा सा दर्द उठता है। सर, हेलो, उठिए, हम पहुंच गए हैं। आरुष धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके बगल की सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर शंभू उसके कंधे को हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा है। आरुष जब आधी आंख खुली आंखों के सामने शंभू को देखता है तो पता नहीं क्यों उसकी नजर शंभू की मासूम नजरों पर टिक जाती है। शंभू की आंखें कितनी चमकीली और कितनी अट्रैक्टिव थी। तभी अचानक शंभू यानी कि जीनत आरुष को थोड़ा जोर से हिलाकर बोली, सर उठिए, सर प्लीज उठिए, हम घर पहुंच गए हैं। तब आरुष को रियलाइज हुआ कि वो घर पहुंच गए हैं। वह सीट पर सीधा होकर बैठा और उसने बाहर की तरफ देखा। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जीनत ने कहा, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके साथ आपके घर आ सकती हूँ? और उसने कंफ्यूज होकर जीनत की तरफ देखा तो जीनत ने तुरंत कहा, मुझे जरा वॉशरूम जाना था। आरुष हल्का सा अपना सर हिलाकर मुस्कुराकर बोला, ओके, नो प्रॉब्लम, आप आ सकती हो, ठीक है। चलो और गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाओ यार, मेरे पास छाता भी नहीं है। जीनत तुरंत गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा देती है। वह दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आरुष अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। जीनत भी कुछ उसके पीछे पीछे चलने लगती है तुरंत ही और अपने मन में सोचती है, किसी भी तरह से इस आदमी के बेडरूम में घुसना पड़ेगा। मेरा लॉकेट जरूर वहीं पर ही गिरा होगा। ओ गॉड, बस मुझे मिल जाए, उसके बाद तो मैं इस आदमी की शक्ल भी कभी नहीं देखूंगी, ठरकी कहीं का। जल्द ही वे लोग अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर आरुष अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोल देता है। दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही जीनत आरुष के बेडरूम की तरफ ले जाने लगती है। आरुष ने तुरंत कहा, वहां कहाँ जा रहे हो शंभू? जीनत ने पलटकर आरुष की तरफ देखा और थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, बाथरूम सर। आरुष ने कहा, भाई मेरा बाथरूम पब्लिक टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर गेस्ट रूम है। थोड़ा और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हुए जीनत ने अपना हल्का सा सर हिला देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी ज्यादा नर्वस और गुस्सा हो जाती है। उसे आरुष के कमरे में जाना था क्योंकि उसे अपना लॉकेट ढूंढना था, ना कि गेस्ट रूम के टॉयलेट में। लेकिन जबकि आरुष वहां पर खड़ा हुआ था तो वह और कुछ भी कर नहीं सकती थी, बस चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चली गई। उसने थोड़ी देर में अपना फोन निकालकर देखा तो पाया आरुष हाथ में जलती हुई सिगरेट लेकर अपने फोन पर बात करते हुए बालकनी की तरफ चला गया। वह अपने फोन में बिजी है यह देखकर जीनत की आंखें चमक गई और फटाफट भागकर बिल्कुल दबे पांव बिल्कुल भी आवाज ना करते हुए आरुष के कमरे में घुस जाती है। कमरे में घुसते ही वह सबसे पहले यहाँ वहाँ चीजें उठाकर देखने लगी। कहाँ गया, कहाँ जा सकता है? वह बिस्तर पर देखती है, बिस्तर के नीचे देखती है, आसपास के ड्रॉर में देखती है। मुझे जल्दी ढूंढना, अगर वह आ गया ना तो मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। तभी अचानक उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वह अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे कदम नजदीक आ रहे थे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह समझ गई थी कि वह आ रहा है। वह तुरंत वहां वहां देखती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और आरुष फोन में स्क्रॉलिंग करता हुआ कमरे के अंदर चलकर आता है। उसका कमरा बिल्कुल खाली था। जीनत पर्दे के पीछे छुप गई थी। आरुष ने मोबाइल फोन को बिस्तर पर फेंका और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और मुंह से सीटी बजाए जा रहा था। जीनत ने जब यह देखा तो उसने अपना मुंह पर हाथ रख लिया, अपनी उंगलियों को चबाने लगी, पर चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आरुष को पता चल गया कि ये यहाँ पर छिपी हुई है तो भगवान ही जाने वह उसके साथ क्या ही करेगा। तो अच्छा यही है कि उसे कुछ पता ही ना चले। आरुष ने अपनी शर्ट उतार दी। उसने जैसे ही अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर फेंकी, उसकी मस्कुलर बॉडी उसकी आंखों के सामने आ गई। बाल बिखरे हुए और मजबूत मस्कुलर बॉडी, जहां हर जगह परफेक्ट कट बने हुए थे। यह दिख रहा था कि यह आदमी ऐसे ही प्लेबॉय नहीं है, जिम में अपने आप पर बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है। एक तो हैंडसम फेस, ब्रिलियंट दिमाग, ऊपर से इतनी सुपर सेक्सी बॉडी। कोई भी लड़की आखिर क्यों ना फिदा हो ऐसे बंदे पर। एक पल के लिए तो जीनत का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया। और फिर उसने अपना सलाइवा गटक लिया। ऐसे हैंडसम चेहरे और मस्कुलर बॉडी के साथ यह आदमी किसी को भी सेड्यूस कर सकता है। नो डाउट ही इज
डैम हैंडसम। लेकिन जीनत की आंखें तो बाहर निकल आती हैं जब आरुष अपनी पैंट उतारनी शुरू करता है। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। आरुष सबसे पहले अपनी बेल्ट निकालता है और फिर अपनी पैंट को खोलना शुरू कर देता है। उसने अनजिप करके पैंट को नीचे सरकाने लगता है। जीनत के दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो रही थी। वह जानती थी कि उसे इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए या चेहरे को दूसरी तरफ कर लेना चाहिए, पर फिर भी वह उसकी बेशरम आंखें उस आदमी के ऊपर टिकी हुई थी। थैंक गॉड आरुष ने नीचे अंडरवियर पहना हुआ था। अपने होठ को दांतों के नीचे दबाकर वह ज्यादा शर्मिंदगी और ऑकवर्डनेस के साथ जीनत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसका अपने आप को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। एक अंगड़ाई लेता है और उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, तुरंत पर्दा हटाया और जीनत दबे पांव पर्दे के पीछे से बाहर निकली। वह एक सेकंड वहां पर नहीं रह सकती थी। अगर वह आदमी बाहर निकल गया और उसे यहाँ देख लिया तो यह इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वह चुपचाप से दरवाजा खोलती है और कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद उसे राहत की सांस आती है। तभी उसका फोन बजता है तो देखती है कि धरा उसे फोन कर रही है। थोड़ी कोने में खड़े होकर वह धीमी सी आवाज में फोन उठाकर बोली, हाँ हाँ, हेलो धरा दी, हाँ बोलो। धरा जीनत से बोली, कहाँ हो यार तुम, कितनी देर में घर आने वाली हो? बाहर कितना तूफान आया हुआ है, बारिश आ रही है, मुझे तुम्हारी जिंदगी की चिंता हो रही है। एटलीस्ट बता तो दो दिया करो कब तक आने वाली हो तुम। जीनत ने जवाब दिया, हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ, एक क्लाइंट को ड्रॉप करने के लिए आई थी, अब निकल रही हूँ। यह बोलकर वह फोन काट देती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज सुनाई देती है, रुको। यह आवाज सुनकर तुरंत ही जीनत के कदम रुक जाते हैं और एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपने हाथों को आपस में रगड़कर उंगलियों को मसलने लगी। उसकी नर्वसनेस को साफ दिखाया जा सकता था। अपना सलाइवा गटकने के बाद वह एक गहरी सांस लेकर अपनी घबराहट को कंट्रोल करती है और पलटकर देखती है। पीछे आरुष खड़ा हुआ था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल और दो ग्लास थे। उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो दो दो पैक लगा लेते हैं। आजा यार, सब बोलकर यह टेबल की तरफ जाने लगता है, अपने होठों को नीचे चबाती हुई और भी ज्यादा नर्वसनेस के साथ। वह आरुष के पास आकर बोली, नहीं सर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ड्राइव करने वाली हूं ना, तो शराब नहीं पी सकती। उसने अपनी आंखें रोल की और जीनत का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बगल में बैठाकर उसके कंधे पर अपना हाथ लपेटते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होता, एक पैग में इतना तो चलता है यार। तभी अचानक आरुष जीनत के हाथ को थोड़ा गौर से देखती है। जीनत की आंखें बड़ी हो गई थी और दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। यह आदमी एकदम से उसके करीब आ गया था। आरुष कंफ्यूजन में जीनत के हाथ को देखते हुए बोला, यार तेरे हाथ कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह। जीनत और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई और तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने खड़े होते हुए कहा, मैंने बोला ना सर, मेरा पूरा शरीर पतला सा है तो ज्यादातर लड़कियों जैसा ही दिखता है। अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आरुष ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, एक एक पैक साथ में बैठकर लगाते हैं, फिर चले जाना। जीनत जाना चाहती थी लेकिन आरुष ने उसे जबरदस्ती ही बिठा दिया था और बिल्कुल जाने नहीं दे रहा था। शराब के ग्लास को जीनत की तरफ सरकाते हुए दूसरे ग्लास को अपने हाथ में लेकर आरुष फैलकर सोफे पर बैठते हुए बोला, और बताओ शंभू, तुम रहते कहाँ पर हो? जीनत थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोली, मैं एक छोटे से किराए के घर में रहता हूँ सर। आरुष हल्का सा सर हिलाकर बोला, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? जीनत हल्का सा गर्दन को खुजाते हुए बोली, एक बहन है बस, और कोई भी नहीं है। आरुष कंफ्यूजन में बोला, और कोई भी नहीं मतलब? जीनत ने ना में सर हिला दिया, वो मैं और मेरी बहन पहले गांव में रहते थे, काम करने के लिए दोनों यहाँ पर आ गए। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। माँ बाप तो मेरी बहन के बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तब से मैं उसके साथ हूँ और वो मेरे लिए माँ बाप दोनों है। कुछ सेकंड के लिए आरुष कुछ बोला नहीं, फिर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर बोला, तुम काफी अच्छे बड़े भाई लगते हो। अच्छा सुनो,
तुम एक काम करो, तुम मेरे फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दो। मैं कैसे कभी मुझे काम की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें फ़ोन कर सकूँ। आरुष की बात सुनकर जीनत को और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा। उसे इतना हिचकिचाता हुआ देखकर आरुष ने अपनी आईब्रोज़ को ऊपर उठाया और कहा, "क्या हुआ? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम?" जीनत ने तुरंत ना में अपना सर हिलाया और उसके मोबाइल फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दिया। नंबर सेव करने के बाद उसने जब मोबाइल फ़ोन आरुष को दिया तो अचानक आरुष ने देखा कि अयाना का कॉल आ रहा है, यानी कि उसकी मॉम का। आरुष तुरंत खड़ा होकर फिर से बालकनी की तरफ जाने लगा और उसको जाता हुआ देखकर जीनत ने एक राहत की सांस ली। उसने तुरंत हाथ में पड़ी हुई शराब को दरवाजे के पास रखते हुए गमले में डाल दिया और फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। आरुष ने फोन रिसीव करके कहा, "यस मॉम।" दूसरी तरफ से अयाना ने आरुष से कहा, "क्या कर रहे हो तुम आरुष?" आरुष ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, "और क्या करूंगा मॉम, घर पर ही हूँ, अभी अभी ऑफिस से आया हूँ।" अयाना हॉल में बैठी हुई थी। उसने कहा, "आरुष, जब तक मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊं ना, तुम कभी घर पर नहीं आते हो। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है ताकि तुम्हें बता सकूं कल तुम डिनर पर आ रहे हो, ओके?" आरुष थोड़ा अनोइंग आवाज में बोला, "मॉम, मुझे कल बहुत ज़रूरी काम है।" उसने इतना कहा ही था कि अयाना ने कड़क आवाज में कहा, "कोई ज़रूरी काम नहीं है तुम्हें। मुझे अच्छे से पता है। मैंने पहले से ही मैंने तुम्हारा शेड्यूल देख लिया है। कल तुम्हारी शाम के बाद कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। तुम बिल्कुल फ्री हो कल शाम के बाद। तो घर आ रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है। मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है, समझे?" कुछ सेकंड तक आरुष कुछ नहीं बोला। ऐना ने गहरी सांस ली और कहा, "आरुष, मैं मॉम हूँ तुम्हारी, पता है ना तुम्हें?" आरुष ने जवाब दिया, "आई नो मॉम।" ऐना ने कहा, "तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन इससे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बदल जाती कि ये तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और सिद्धार्थ तुम्हारा भाई है।" सिद्धार्थ का नाम सुनते ही आरुष के एक्सप्रेशन एकदम से खराब हो जाते हैं, पर अयाना के सामने वह कुछ नहीं बोल सकता था। उसे इस चीज़ से इरिटेशन होती थी कि सिद्धार्थ अयाना और कबीर की नज़रों में एक आइडियल बेटा है। आइडियल बोले तो बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा, जिसके भगवान उसके माँ-बाप ही हैं। आरुष को कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर अयाना ने कहा, "आरुष, मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो। भले ही तुम सिद्धार्थ से कितनी भी नफरत कर लो, कितना भी हम लोगों से अलग रहने की कोशिश कर लो, पर जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों भाई ही रहोगे और हम सब फैमिली रहेंगे। सुना तुमने? तुम कल आ रहे हो। अगर नहीं आए तो मैं ऑफिस से कान पकड़कर तुम्हें खींचती हुई घर लेकर आऊंगी।" आरुष के हाथ हल्के से ऊपर उठ गए और एक्सप्रेशन थोड़े से नरम हो जाते हैं। वह जानता था कि अहाना और कबीर उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, बस उसकी हरकतों की वजह से कबीर कभी कभी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अहाना उनके बीच के बैलेंस को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इनफैक्ट जब आरुष घर छोड़कर जा रहा था तो अहाना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कबीर ने उसे एक बार भी नहीं रोका। वह खुद जवानी के इस दौर से गुजर चुका था जहां वह सबसे रिश्ता तोड़ चुका था। कुछ दर्द का कुछ दर्द काफी अजीब और गहरे होते हैं। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते जो ना तोड़े जा सकते हो ना उनके साथ रहा जा सकता हो। सिद्धार्थ और आरुष का रिश्ता कुछ इसी तरह से बन गया था। दोनों साथ रहेंगे तो आरुष जरूर सिद्धार्थ से और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। दोनों के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने लगेंगे। इसलिए कबीर ने आरुष के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उसने अयाना को भी उसे जाने देने के लिए बोल दिया। ये जवान लोग एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर उनको बदलना मुश्किल ही होता है। सिर्फ हालात ही ऐसे होते हैं जो उन्हें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को हद से ज्यादा फोर्स करेंगे, वह भी उनकी जवानी में, तो फिर चीजें खराब ही होंगी। आरुष ने अयाना से कहा, "मैं कल आ जाऊंगा मॉम, डोंट वरी।" ये सुनकर अयाना का चेहरा खिल जाता है और वह कहती है, "मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल डिनर में तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बना के रखूंगी, ओके?" आरुष मुस्कुरा देता है और फिर कॉल कट कर देता है। उसके बाद जाकर वह सोफे पर बैठ जाता है। जीनत नोट करती है कि आरुष के एक्सप्रेशन थोड़े से उतर गए हैं। वह बस चुपचाप शराब पीता है। जीनत खड़ी होके बोली, "ओके सर, मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया है।" आरुष कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सर हिला देता है। उसका ध्यान भी जीनत के ऊपर नहीं था। वह सब
कुछ सोच रहा था और शराब पी रहा था। जीनत को अजीब लगा कि अचानक एक फोन कॉल की वजह से ऐसा क्या हो गया, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर वहां से चली जाती है। ठाकुर मैंशन के बाहर डाइनिंग हॉल में टेबल पर तरह तरह की बहुत सारी डिशेस लगाई गई थी। घर के नौकरों ने वह डिशेस टेबल पर सजाकर रखी हुई थी और सारे हाथ बांधकर बगल में खड़े हुए थे। फिर वहां पर आकर ओझल एक क्लोज इंस्पेक्शन करती है और पूरी टेबल की सारी डिशेस को अच्छे से देखती है कि वह ठीक से अरेंज है या नहीं। फिर फाइनली वह माथे का पसीना पोंछती है। बहुत मेहनत की उसने इतना सारा खाना बनाने में। इसकी जितनी बुरी हालत हुई है सिर्फ वही जानती है। फाइनली वह फ्रेश होकर वहां पर पहुंच चुकी थी और अब बारी थी सबसे मुश्किल घड़ी की, जिसके लिए उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जल्दी ही सीढ़ियों से उतरता हुआ अभिनव ठाकुर नीचे आता है। ओचल की आंखें अभिनव के ऊपर पड़ती हैं। चेहरा बहुत ही ज्यादा ठंडा, लंबा चौड़ा शरीर और बहुत डार्क पर्सनैलिटी। कोई इस आदमी के सामने खड़े होकर आंखें मिलाने की भी हिम्मत ना कर सके, इतना खतरनाक ऑरा था अभिनव ठाकुर का। और उसके बगल में उनकी ही एक कार्बन कॉपी, जो तकरीबन उसके आधे पैर जितनी थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन और पर्सनैलिटी अभी से बिल्कुल अपने डैड पर गई थी। अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अरमान बिल्कुल अभिनव के बगल में चलता हुआ नीचे आता है। जिस तरह से अभिनव आराम से सीढ़ियों पर से नीचे उतर रहा था, आराम से थोड़ा संभल कर उतरना पड़ रहा था। उसका स्ट्रगल देखकर किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई उसे अप्रोच करने की हिम्मत भी ना कर पाए। उसके बाद दोनों चलते हुए डाइनिंग हॉल में आते हैं, जहां ओझल अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हुई थी। उसने हल्का सा सर झुकाकर अभिनव से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर ठाकुर। अभिनव ने भी हल्का सा सर हिला दिया। उसके बाद ओझल की नजरें उस छोटे डेविल के ऊपर थी। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली, चबा जाने वाली नजरों से देखते हैं। ओझल की नजरें भी अरमान के लिए अब बिल्कुल कड़क सी हो गई थी। अरमान भी उसे कड़क नजरों से देख रहा था, जैसे दोनों जन्म जन्मों के दुश्मन हो। ओझल उन दोनों से बोली, खाना तैयार है, प्लीज हैव अ सीट। अरमान ओझल से बोला, खाना तो तैयार है, पर क्या तुम तैयार हो? ओझल अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लेती है। अरमान बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, जैसे ही मैं पूरे खाने को डिस्क्वालिफाइड कर दूंगा, इसको धक्का मारकर यहाँ से निकाल देना। तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई देती है, अरमान बिहेव योरसेल्फ। अभिनव ने थोड़ी डार्क आवाज में कहा। अरमान ने अभिनव की तरफ आंखें सिकोड़कर देखा, लेकिन अपने पिता से आखिर वह कितनी ही compete कर सकता था, इसलिए वह चुप हो गया। ओझल अपने मन में दांत पीसते हुए बोली, यू लिटिल डेविल। इसकी तो शक्ल से ही पता लग गया है कि यह तो मेरे खाने को रिजेक्ट करने वाला ही है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।